नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद शानदार और प्रेरणादायक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जिसका नाम है चंदनपुर। एकदम 3D एनिमेशन की तरह जीवंत, हरी भरी फसलें और एक ऐसी धरती जो मानो खुद सोना उगलती हो। इसी चंदनपुर में इस कहानी की शुरुआत होती है और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि ये न्याय, तेज दिमाग और समाज की एकजुटता का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। हम अक्सर बड़ी बड़ी लड़ाइयों के बारे में सुनते हैं, है ना? लेकिन आज का ये एक्सप्लेनर हमें दिखाएगा कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में एक छोटी सी समझदारी भी पूरा का पूरा इतिहास बदल सकती है। तो चलिए पूरे जोश के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही दिलचस्प सवाल से। क्या एक साधारण पानी की कटोरी किसी गांव के सबसे ताकतवर और अमीर इंसान को हरा सकती है? पहली बार सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। ये तो एकदम डेविड बनाम गोलियत वाली कहानी हो गई, जहां एक तरफ बेहिसाब ताकत है और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं। लेकिन आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का मेन पॉइंट ही यही है। हम यही समझने वाले हैं कि कैसे शारीरिक या आर्थिक ताकत ही हमेशा जीत की गारंटी नहीं होती। जब ताकत और गुरूर का सामना एक शांत दिमाग और साधारण से पानी से होता है ना, तो जो नतीजे आते हैं ना, वो सच में चौंकाने वाले होते हैं। तो चलिए इस कहानी के मुख्य किरदारों को जरा करीब से समझते हैं। एक तरफ है हमारा हीरो मोहन। मोहन एक सीधा साधा, बेहद ईमानदार और मेहनती किसान है। उसके पास जमीन का बस एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन वो जमीन बहुत उपजाऊ है क्योंकि मोहन ने उसे अपने खून पसीने से सींचा है। और दूसरी तरफ है सेठ करोड़मल, गांव का सबसे अमीर जमींदार, लेकिन उतना ही लालची और धोखेबाज। उसकी गिद्ध जैसी नजर मोहन की उसी छोटी सी उपजाऊ जमीन पर गड़ी हुई है। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं है, ये दो अलग अलग सोच का टकराव है। एक तरफ कड़ी मेहनत है और दूसरी तरफ बिना मेहनत के सब कुछ हड़प लेने का लालच। और यहीं से शुरू होता है सेठ करोड़मल का एक बहुत ही घटिया जाल। ये पूरी मुसीबत सिर्फ 500 रुपए की इस रकम से शुरू होती है। सेठ अचानक एक दिन मोहन के खेत पर पहुंचता है और दावा करता है कि पिछले साल फसल खराब होने पर मोहन ने उससे 500 रुपए उधार लिए थे, और अब क्योंकि पूरा एक साल भी चुका है, शर्त के मुताबिक मोहन की जमीन सेठ की हो गई। सेठ के पास एक कागज भी है जिस पर मोहन के अंगूठे का निशान है। अब जरा मोहन की हालत सोचिए। उस बेचारे ने जिंदगी में कभी एक चवन्नी भी उधार नहीं ली, लेकिन सेठ एक जाली कागज लेकर खड़ा है। ये सिर्फ एक धोखा नहीं है, बल्कि एक सीधे साधे इंसान को कानूनी और सामाजिक रूप से फंसाने की एक बहुत ही सोची समझी साजिश है। चलिए देखते हैं कि ये मामला आगे कैसे और बिगड़ जाता है। जब मोहन अपनी जमीन देने से साफ इनकार कर देता है, तो सेठ सिर्फ जाली कागजों तक नहीं रुकता। रात के घुप अंधेरे में जब मोहन गहरी नींद में होता है, सेठ के गुंडे उसकी आधी फसल जलाने पहुंच जाते हैं। हालांकि मोहन जाग जाता है और उन गुंडों को भगा देता है, लेकिन इस घटना से पूरे गांव में खौफ का माहौल बन जाता है। मोहन गांव वालों से, यहां तक कि रामू काका जैसे बुजुर्गों से गवाही के लिए मदद मांगता है, लेकिन सेठ का डर इतना ज्यादा है कि कोई भी उसके खिलाफ मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। सबको यही डर है कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो जाए। जब कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता तो मोहन पूरी तरह से निराश होकर घर लौटता है। उसे लगने लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी पत्नी राधा उसे एक ऐसी सलाह देती है जो इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। वो कहती है, अगर कागज झूठा है तो उसमें कोई ना कोई खोट जरूर होगा। अगर सेठ अपनी ताकत दिखा रहा है तो तुम्हें अपने अक्ल का इस्तेमाल करना होगा। बस सबसे अहम बात यही है कि जब बाहुबल काम ना आए तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। राधा के इन्हीं शब्दों ने मोहन के दिमाग की बत्ती जला दी। उसे समझ आ गया कि सच को साबित करने का बस एक सही तरीका खोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी के अगले और बहुत ही रोमांचक हिस्से की तरफ, पंचायत और शाही का टेस्ट। तो अगले दिन पंचायत बैठती है। पूरा गांव वहां मौजूद है। सेठ करोड़मल पूरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंट है कि आज तो जमीन उसकी ही होगी। लेकिन मोहन वहां किसी डर के साथ नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ पहुंचता है। उसके पास कोई वकील या गवाह नहीं है, बस एक कटोरी पानी और एक सूती कपड़ा है। अब जरा मोहन की इस ब्रिलियंट लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले मोहन सरपंच के सामने ये कंफर्म करवाता है कि सेठ का दावा है कि ये कागज और इसकी स्याही पूरे 1 साल पुरानी है। फिर वो सरपंच से वो कागज लेता है और कहता है कि अगर स्याही सच में 1 साल पुरानी है तो वो पूरी तरह सूख चुकी होगी, और ये कहकर वो उस पर पानी डाल देता है। जैसे ही पानी गिरता है, स्याही तुरंत फैलने लगती है। ये एक एकदम अचूक फॉरेंसिक सबूत था।
ताज़ी स्याही पानी लगते ही बह गई, जिससे ये साबित हो गया कि वो कागज़ 1 साल पुराना नहीं बल्कि बिल्कुल ताज़ा बना हुआ था। मोहन ने बिना किसी हाथापाई के सिर्फ अपनी स्मार्टनेस से सेठ का सारा झूठ सबके सामने बेनकाब कर दिया। इस पानी के प्रयोग का असर किसी बम फटने जैसा होता है। पंचायत में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सेठ और उसका मुनीन पसीने से भीग जाते हैं, और जैसे ही सरपंच कड़क आवाज में सवाल करते हैं, घबराहट में मुनीम सब कुछ उगल देता है। वो कहता है, मैं तो सिर्फ एक नौकर हूं। सेठ जी ने ही मुझे कल रात धमकी दी थी कि अगर मैंने जाली कागज नहीं बनाया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। इस एक सच ने सेठ की पूरी प्लानिंग की धज्जियां उड़ा दी। और तो और ये भी सामने आ गया कि सेठ गांव के कई दूसरे छोटे किसानों को भी इसी तरह से लूटने वाला था। अब सच्चाई बिल्कुल पानी की तरह साफ थी। अब बारी थी असली न्याय की। सरपंच ने जो फैसला सुनाया वो सच में सुनने लायक था। सरपंच ने सेठ करोड़मल पर 10,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया, जो उसे मोहन को देना पड़ा। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। सरपंच ने यह भी आदेश दिया कि सेठ ने गांव के जितने भी छोटे किसानों पर भारी कर्ज का ब्याज लगा रखा है, वो सब का सब पूरी तरह माफ किया जाएगा, और अगर सेठ ने आनाकानी की तो उसे गांव से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। एक गरीब किसान की सूझबूझ ने न सिर्फ उसकी अपनी जमीन बचाई, बल्कि पूरे गांव के किसानों को सेठ के चंगुल से आजाद करवा दिया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है इसका दूसरा भाग, बदले की प्यास और एकजुटता की लड़ाई। पंचायत में सबके सामने बेइज्जत होने के बाद सेठ करोड़मल बदले की आग में पागल हो रहा था। उसने ठान लिया कि वो मोहन और पूरे चंदनपुर गांव को घुटनों पर ला देगा। अब गर्मी आ चुकी थी और फसलों को पानी की सख्त जरूरत थी। इसी मौके का फायदा उठाकर सेठ ने अपनी सारी बची खुची दौलत लगा दी और पहाड़ियों के पास की वो जमीन खरीद ली जहां से गांव की इकलौती नदी बहती थी, और वहां उसने एक बहुत बड़ा बांध बनवा दिया ताकि गांव में एक बूंद पानी भी न जा सके। अब गांव वालों के सामने एक बहुत भयानक संकट था। खेत सूखने लगे। अगर 2 दिन में पानी नहीं मिला तो साल भर की मेहनत बर्बाद और गांव में भुखमरी तय थी। सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि पंचायत भी अब कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि कागजों के हिसाब से सेठ ने वो जमीन कानूनी तौर पर खरीदी थी। ये एक लीगल ट्रैप था। अगर गांव वाले बांध तोड़ने जाते तो पुलिस उन्हें जेल में डाल देती। पूरे गांव में खौफ और बेबसी फैल चुकी थी। जब हर कोई घबरा रहा था और उम्मीद हार चुका था, तब मोहन ने फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। उसने अपने दादा परदादा की कहानियों को याद किया। अतीत में ये नदी गांव के पीछे से बहती थी। फिर एक बार पहाड़ पर पत्थर गिरे, जिससे नदी का पुराना रास्ता बंद हो गया और उसने नया रास्ता बना लिया। और वर्तमान में सेठ ने उसी नए रास्ते पर बांध बना दिया है। तो फिर समाधान क्या था? अगर गांव वाले उस सूखी पहाड़ी के पीछे जाकर उन पुराने पत्थरों की दीवार को ही हटा दें, तो पानी सेठ के बांध तक पहुंचेगा ही नहीं। वो सीधा अपनी पुरानी नहर से होते हुए वापस गांव में आ जाएगा। ये वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक था। प्लान तो एकदम परफेक्ट था, लेकिन ये काम कोई छोटा मोटा नहीं था। इतने सारे भारी पत्थरों को हटाना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं थी। तब मोहन ने घबराए हुए गांव वालों को इकट्ठा किया और उनमें एक नई ऊर्जा भरते हुए कहा, अकेला इंसान इसे नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरा गांव एकजुट हो जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। मोहन ने उन्हें समझाया कि सेठ ने सिर्फ उनका पानी छीना है, उनकी हिम्मत नहीं। अगर वो आज डर गए तो सच में भूखे मरेंगे। अपने बच्चों के लिए, अपने खेतों के लिए पूरे गांव को आज एक होना ही पड़ेगा। और फिर शुरू होता है वो कमाल का मिडनाइट मिशन। रात के अंधेरे में पूरा का पूरा गांव उस सूखी पहाड़ी की तरफ निकल पड़ता है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। चारों तरफ मशालों की रोशनी, कुदाल और फावड़ों की आवाजें, और एक साथ मिलकर भारी पत्थरों को धकेलते सैकड़ों लोग। उनके अंदर कोई डर नहीं था, बस एक ही लक्ष्य था। सबने मिलकर उस पुरानी पत्थरों की दीवार को गिराना शुरू कर दिया, और सुबह होने से ठीक पहले उनकी मेहनत रंग लाई। पत्थरों के हटते ही पानी अपने पुराने रास्ते की तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा। सूखी पड़ी नहर में अचानक पानी के बहने की वो कल-कल की आवाज गांव वालों के लिए किसी जादू से कम नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली सुबह का नज़ारा कैसा था। सुबह जब सेठ पूरी चौड़ में अपने बांध की तरफ गया तो वहां का सीन देखकर उसके होश ही उड़ गए। उसका वो महंगा और विशाल बांध पूरी तरह से सूखा पड़ा था। नदी ने प्राकृतिक रूप से उसका रास्ता ही छोड़ दिया था। सेठ ने पानी रोकने के लिए अपनी सारी दौलत उस बांध को बनाने में फूंक दी थी, और अब वो दौलत पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि उसकी नदी चोरी हो गई, लेकिन सच तो ये था कि उसका घमंड और उसका पैसा दोनों उस सूखे बांध की तरह एकदम बेकार हो चुके थे। वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तो ये पूरी कहानी एक बहुत ही सटीक मुहावरे पर आकर खत्म होती है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। सेठ ने लालच और धोखे के बीज बोए थे और अंत में उसे अपनी पूरी संपत्ति गंवानी पड़ी। और दूसरी तरफ
मोहन ने ईमानदारी, सूझबूझ और एकजुटता का रास्ता चुना, जिससे उसे न केवल अपनी बल्कि पूरे गांव की रक्षा की। ये एक्सप्लेनर हमें बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि जब इंसान के लालच का सामना एक साथ खड़े समाज की बुद्धिमानी से होता है तो जीत हमेशा और हमेशा सच्चाई की ही होती है। तो इस एक्सप्लेनेयर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, आखिर असली ताकत क्या है? क्या ये आपकी दौलत का वजन है या ये आपके दिमाग और आपके समुदाय की ताकत है? चंदनपुर की इस कहानी ने साबित कर दिया कि जब दिमाग शांत हो और लोग एक साथ खड़े हों तो किसी भी सेठ करोड़मल को आसानी से हराया जा सकता है। भविष्य में जब भी कोई बड़ी चुनौती सामने आए तो याद रखिएगा कि समाधान शायद एक कटोरी पानी जितना ही आसान हो, बस उसे देखने का सही नजरिया चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनेयर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।